सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, बल्कि वे सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो, विनम्र हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो रहा। उससे कई अधिक आज़ादी के इस अमृत काल में होने वाला है। आज़ादी का ये अमृत काल विकास की अभूतपूर्व गति का है। कठिन लक्ष्यों को हासिल करना है। ये अमृत काल सरदार साहब के सपनों के भारत के नव निर्माण का है। साथ ही मोदी ने कहा, आज़ादी का यह अमृत काल विकास की गति का है, अद्भुत और सिद्धि को भी हासिल करने का है। ये सरदार साहब के भारत के नवनिर्माण का है। सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसलिए इनकी एक भारत का मतलब यह भी था जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। उन्होंने कहा, आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत यह होती थी कि उसमें महिला पुरुष हर वर्ग हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उसे एक भारत का स्वरूप होना चाहिए, एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे, एक ऐसा भारत जहां पर बिजली पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। इसी दिशा में नित नए लक्ष्य तय कर रहा, और यह तब हो रहा क्योंकि आज देश के हर संकल्प में सबका साथ जुड़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। शहरों की भीड़ भाड़ में जहां एक तरफ लोगों को घूमने फिरने के लिए पार्क में जाना पड़ता है, तो वहीं बेजुबान जानवर कहां जाए। इसके लिए दिल्ली में पहला डॉग पार्क बनाया गया, जहां जानवर आराम से टहल सकते हैं। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को राजेंद्र नगर में दिल्ली के पहले डॉग पार्क की शुरुआत की है। यहाँ लोग अपने पालतू जानवरों को टहला सकते हैं और साथ ही उनके साथ खेल सकते हैं। एनडीएमसी ने एक बयान में कहा, इस पार्क का उद्घाटन महापौर राजा इकबाल सिंह ने किया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के चलते लोगों को तो घरों में बंद रहना ही पड़ा, लेकिन बेचारे पालतू जानवर भी घरों के अंदर ही बंद रहे। उन्होंने कहा कि इस डॉग पार्क में हरियाली के साथ ही झूले भी उपलब्ध हैं। महापौर ने एक बयान में कहा कि दिल्ली का पहला डॉग पार्क पालतू जानवरों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगा। करोल बाग की असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर विशाखा यादव ने कहा कि यह पार्क पालतू जानवरों के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ डीएसए के सहयोग से पूरे पार्क में खूबसूरती के चित्रित डॉग कैरिकेचर और पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो इससे एक जीवंत डीएसए के सहयोग से पूरे पार्क में खूबसूरती से
चित्रित डॉग, कैरिकेचर और पेंटिंग बनाई गई हैं, जो इससे एक जीवंत वातावरण का रूप देता है। इस पार्क में विभिन्न तरह के झूले भी हैं, जो कि इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यहाँ आकर लोग आराम से अपने पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। उत्तराखंड के चकराता में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया है। यह हादसा चकराता के सुदूरवर्ती इलाके त्यूनी रोड पर सुबह करीब 10 बजे हुआ। चकराता क्षेत्र देहरादून जिले में पड़ता है। बताया जा रहा है कि चकराता के भरमखत के बायला गांव से विकास नगर जा रही गाड़ी रविवार सुबह बायला पिंगुआ मार्ग पर गांव से आगे अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक उक्त वाहन में 16 लोग सवार थे। हादसे में 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी मौतों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई है। फिलहाल स्थानीय लोगों द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा। देहरादून से SDRF, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड के राहत बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए हैं। SP रूरल स्वतंत्र कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। SDM चकराता सौरभ असवाल ने बताया, घटनास्थल के लिए चकराता और त्यूनी तहसील से राजस्व टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। 2020 में देश भर में 13,000 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में करीब 12,000 लोगों की मौत हो गई है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ट्रेन हादसों में प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 32 थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 8400 लोगों की मौत ट्रेन से गिरने या फिर रेलवे ट्रैक पार करते समय हुई। NCRB की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्रेनें हादसे हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र में जहां रेल हादसों में 1922 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 1558 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हादसों में उत्तर प्रदेश के पास शर्मनाक रिकॉर्ड है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग में हुए भिड़ंत में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहीं दूसरा नंबर बिहार, तो तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है। 2020 में सामने आए आंकड़ों में रेल दुर्घटनाएं की स्थिति कुछ सुधरी हुई दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जहां 27,987 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, तो वहीं 2020 में 13,018 हादसे हुए। 2020 में हुए हादसों में 9,117 हादसे ऐसे थे जिसमें या तो यात्री की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई, फिर वह क्रॉसिंग या अन्य जगहों पर ट्रेन के सामने आ गया। इस तरह के हादसों में देश भर में 8400 लोगों की मौत हुई है। मुंबई ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जरूर जमानत मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बयानों की वजह से ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोक दिया है। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार बीजेपी नेता मोहित कंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मुंबई ड्रग्स केस में भी लगातार उनके परिवारों का कनेक्शन रखा जा रहा था। इस वजह से 9 अक्टूबर को मोहित ने मलिक के नाम एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस में जोर देकर कहा गया था कि बिना सबूत के मान हानिकारक बयान, लेकिन नवाब मलिक ने उस नोटिस के बावजूद भी अपने हमले को जारी रखा और 11 अक्टूबर को फिर उनके परिवार पर निशाना साधा। अब बीजेपी नेता ने मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है और उच्च न्यायालय में नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि का केस भी ठोक दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में मोहित ने खुद बताया कि वह बीजेपी के सदस्य हैं और उनका एक कारोबार भी है, लेकिन नवाब मलिक के तथ्यहीन आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गुजरात के केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक समारोह में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में यह कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान तीनों सेनाओं ने सलामी दी। पुलिसकर्मियों ने तिरंगा झंडा फहराते हुए परेड की। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम हुए। शाह राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। वो अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा,
सरदार पटेल का जीवन हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लोह नेतृत्व और आदमी देश प्रेम से देश के भीतर की सभी विविधताओं को एकता में बदलकर एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप दे सकता है। सरदार साहब ने देश के एकीकरण के साथ आजाद देश की प्रशासनिक नींव रखने का भी काम किया है। मातृभूमि के लिए सरदार पटेल का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर देशवासी को देश की एकता, अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। गृह मंत्री ने कहा, अखंड भारत के ऐसे महान शिल्पी की जयंती पर उनके चरणों में नमन और समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। दिल्ली एनसीआर पर छा रहे प्रदूषण के पर्दे को शनिवार हवाओं के रुख ने संभाल लिया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के ज्यादा मामले दर्ज होने के बावजूद दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा बीते 24 घंटे में कम हुआ है। इसका नतीजा यह रहा कि इस बीच 15 अंकों की कमी के साथ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 दर्ज हुआ है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर इंडिया के परियोजना निदेशक डॉक्टर गुफरान बेग के मुताबिक हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से बदलकर शनिवार को उत्तर पश्चिम हो गई। इस वजह से इस सीजन में सबसे अधिक 1826 पराली जलाने की घटनाओं के बावजूद प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 12% ही रही। सफर के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 1112 पराली जलने के साथ इसकी हिस्सेदारी 20% दर्ज हो गई थी, जबकि बृहस्पतिवार को पराली जलने की घटनाएं 502 रहीं, जिसकी प्रदूषण में 19% हिस्सेदारी रही थी। वहीं शनिवार को इस सीजन में 1826 से अधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन उत्तर पश्चिम से हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर हो गई। वहीं इसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई। इस वजह से पराली का धुआं पूरी तरह दिल्ली में नहीं पहुंचा है और इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 12% दर्ज की गई। गुफरान बेग के अनुसार पराली की धुएं से होने वाले प्रदूषण के लिए हवा की रफ्तार और दिशा दोनों ही अनुकूल होनी चाहिए। यदि इन दोनों कारकों में से किसी भी कारक में अंतर होता तो इसका असर प्रदूषण के उतार चढ़ाव पर पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्ठा के साथ नियत साफ हो तो नियत भी नीति को सफल बनाने में योगदान देते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का हो रहा निर्माण इसका प्रमाण है। नेतृत्व के प्रति अगाध निष्ठा, साफ नीति और संस्थापकों के आदर्शों मूल्यों का सम्मान करते हुए भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों व मंडल प्रभारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ में 13 नवंबर को विश्वविद्यालय के शिलान्यास की घोषणा भी की। बैठक में चुनावी मंत्र देते हैं सीएम योगी ने कहा कि सरकार की लोक कल्याणी योजना को लेकर जनता के बीच मुखर होना होगा। सीएम योगी बैठक के दौरान 30 अक्टूबर 1990 में कार सेवकों पर चली गोलियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 31 वर्ष पूर्व आज ही के दिन श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान निर्मम और बर्बर गोलीकांड हुआ था।
इस घटना की प्रत्येक नागरिक ने निंदा की थी, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने का छिन्न भिन्न करने वाले मौन थे या तुष्टीकरण की नीति पर चलकर इस घटना को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया तो 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वालों का आपराधिक कृत्य भी उजागर हो गया। 217 से अयोध्या में शुरू किया गया दीपोत्सव अयोध्या धाम की महिमा के सम्मान के साथ ही मंदिर आंदोलन की अमर राम भक्तों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया। 2019 में यह विश्वास फिर दोहराया गया। दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला। अब तो असंभव कहे जाने वाले कार्य भी हो रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि यूपी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली बिल के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यह लूट बंद होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरह त्रस्त है। मेहनत मजदूरी करने वाले एक परिवार को बिजली विभाग ने 19 लाख रुपए की बिजली बिल का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बिजली बिलों की इस लूट को खत्म किया जाएगा। बता दें, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाती रही है। शुक्रवार को ही वह ललितपुर पहुंचकर खाद की लाइनों में लगने के चलते मृत किसानों के परिजनों से मिली। इससे पहले भी वह लखीमपुर में मृत किसानों के परिवारों से मिली थी। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि इस बार यूपी का चुनाव महंगाई के मुद्दे पर होगा। उन्होंने शुक्रवार को किसानों के मुद्दे पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, किसान खाद की समस्या, कृषि कानून और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। किसानों को इस समय मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार उन्हें कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाएं आगे आएंगी तो उनके स्तर में सुधार होगा। अब की बार महंगाई चुनावी मुद्दा होगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के तमाम सीमाओं पर देश भर से आए किसान बीते 11 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते हफ्ते सड़क खाली करने को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां किसानों ने कहा कि रास्ते उन्होंने नहीं बल्कि पुलिस ने बंद कर रखे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग को हटा दिया है। हालांकि इसके बाद भी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसकी वजह है अभी भी किसानों ने मेन रोड पर टेंट लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने खोड़ा कॉलोनी के पास बैरिकेडिंग की हुई है। यही वजह है कि आज भी गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैफिक सही से नहीं चल सका। यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग हटाने के बाद NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से एम्बुलेंस व छोटे 4 पहिया वाहन निकल रहे थे। इस दौरान SDM, ADM सिटी और SP सिटी सेकंड ने निरीक्षण किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साधेंगी। प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से दोनों मंडलों के लोगों से महिलाओं को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और कोरोना काल का पूरा बकाया साफ करने, 20 लाख को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को हम वचन निभाएंगे, नारे की प्रतिज्ञा लेंगी। रैली की तैयारी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर के नेता गोरखपुर में जुटे हुए हैं। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव राजेश तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। लल्लू ने कहा कि गोरखपुर की सरजमी पर प्रियंका गांधी की ऐतिहासिक रैली होगी। गरीबों, मजलूमों की हक की लड़ाई और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली प्रियंका गांधी ने प्रदेश की जनता में नई संभावनाएं जगा दी हैं और प्रदेश की जनता आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रही है। राजेश तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली हर हाल में सफल होगी। लोग प्रियंका गांधी की झलक को पाने के लिए आतुर हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी की इस रैली से सत्ता पक्ष परेशान है। जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि प्रियंका गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी।
जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम एवं जिला महामंत्री अनिल सोनकर ने कहा कि प्रियंका गांधी की रैली के लिए लोगों में अजब का उत्साह है। रविवार को लोगों की अपार भीड़ इसकी गवाह बनेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की साल 1984 में आज ही के दिन सिख अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुणे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता उल्लास पवार ने इंदिरा गांधी की याद में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई की तरफ से बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांग्रेस नेता अभय छाजेड़ इस कार्यक्रम में आयोजक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या करने वालों को कमजोर दिल नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति बिगड़े मानसिक स्वास्थ्य से अपनी तरह से लड़ता है। सभी को एक तराजू में तौलकर उनकी पीड़ा कमतर करनी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने इसके साथ ही खुदकुशी के लिए उकसाने में एफआईआर खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी सरकारी अधिकारी पर दर्ज एफआईआर यह कहते हुए खारिज कर दी कि मृतक ड्राइवर था। सड़क हादसे में लोगों को मरते अपाहिज होते हुए देखता था। कमजोर दिल नहीं था। दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत करता था। यह सब सामान्य व्यक्ति के व्यवहार है, किसी गंभीर तनाव से गुजर रहे व्यक्ति के नहीं। मामले को जारी रखना न्याय का उपहास होगा। आरोपी को लंबी सुनवाई से गुजरना होगा। इसके खिलाफ अपील मंजूर करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बजाय धारणा के अनुसार कार्रवाई की। सुनवाई में आरोपों की सच्चाई जाननी चाहिए थी, पर जांच की भी रोक लगा दी गई। ये अपने क्षेत्राधिकारी का उल्लंघन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन एक्ट लागू होने के 2 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदल गया। धरातल पर व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर के द्वारा सबके लिए खुल गए हैं। प्रशासन में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा। वर्षों पुरानी दरबार मूव की परंपरा समाप्त हो गई। प्रशासन में बैठे पाकिस्तान परस्त और दागी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हुई। सरकार ने पहली बार देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का साहस दिखाया। पुनर्गठन का पहला साल केंद्रीय कानून लागू करने और ढांचे को दुरुस्त करने में बीता। प्रदेश के लोगों के जमीन रोजगार के हक को सुरक्षित रखने के लिए डोमिसाइल व्यवस्था की गई। 70 सालों में नागरिकता से वंचित रहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी गोरख समाज और वाल्मीकि समाज को भी डोमिसाइल मिला। इनके बच्चे भी तमाम सरकारी पदों के लिए पात्र हुए। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लब्बा राम गांधी और गोरखा समाज की अध्यक्ष करुणा खेत्री का कहना है कि 370 का हटना उनके लिए वरदान रहा और राज्य के पुनर्गठन ने सपनों को साकार करने का रास्ता दिया। देश भर में अनुसूचित जनजाति के लोगों को वन अधिकार हासिल थे, लेकिन यहाँ पहली बार अनुसूचित जनजाति के लोगों व गुज्जर बकरवालों को यह हक मिला है।